ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा सैलरी कंप्यूटेशन पढ़ना है हम लोग को। लेकिन सैलरी कंप्यूटेशन से पहले हम लोग को एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कल की क्लास। तो चलते हैं बुक पे, नोट्स पे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें हम लोगों ने सैलरी का मीनिंग समझ लिया था। सैलरी का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन होता है जो पेमेंट किया जाता है पीरियडिकली फॉर अ रेगुलर वर्क, है ना, या सर्विस परफॉर्म बाय एन एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, है ना। एम्प्लॉयर यानी आप ही एम्प्लॉयर, आप ही एम्प्लॉय नहीं हो सकते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? वेजेस आता है, पेंशन आता है, ग्रेजुटी आती है, एडवांस सैलरी आती है, फीस, कमीशन, बोनस, परक्यूजिट्स, है ना। फिर नेक्स्ट, कोई भी अगर पेमेंट अगर रिस्पेक्ट लीव सैलरी जिस लाइक हो गया, फिर पीएफ का पैसा हो गया, फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके पेंशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट करती है तो ये सब सैलरी में आती है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ चार्जेस भी हमने पढ़ लिया था, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो ड्यू हो या रिसिप्ट हो विच एवर इज अर्लियर। ओके, सैलरी इज टैक्सेबल। नाउ एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दें, एरियर एरियर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। एरियर सैलरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। जिस साल वो एरियर रिसीव होता है उसी साल वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। बाकी दो एग्जांपल मैं ऑलरेडी कल आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, वीडियो में आज अपलोड कर दूंगा उसका, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। ये हम लोग का बेसिकली मेन पॉइंट था। टैक्सेबल सैलरी जो कंपुटेशन है ना, यही मेन है हमारा। यही जो एक तरीके से कह सकते हो जिसको आपको सही से समझना है। और दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, सैलरी। एंड सैलरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एवरीवन, हम सभी लोग, आप सभी लोग देखो पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं आप लोग भी जॉब करोगे। जॉब के बाद आप लोग को भी सैलरी मिलेगी। तो फिर सैलरी पे आपको इनकम टैक्स देना होगा या सैलरी का कंपटीशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है आप इसको, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इनकम टैक्स इसलिए आप मत पढ़िए कि हमारा एक सब्जेक्ट है या टॉपिक है। इनकम टैक्स इसलिए पढ़िए कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये काम आएगा आगे जा करके, क्योंकि सभी लोग आगे जाके इनकम कमाने वाले हो। और ज़्यादातर लोग सर्विस की तरफ भागते हो, तो सर्विस में जाहिर सी बात है सैलरी आपको मिलेगी। और सैलरी मिलेगी, या फिर सपोज करो तुम बिजनेस ओनर भी हो तो कल को तुम सैलरी बांटोगे, तो एटलीस्ट सैलरी का कंपटीशन तुम्हें आना चाहिए। ठीक। अब बेसिक सैलरी, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, इसमें है क्या? सबसे पहले 5 पॉइंट्स पहले ऐड करेंगे हम लोग। 5 पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे आता है बेसिक सैलरी, पेंशन, एनुटी, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी या एडवांस सैलरी। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी इसको फर्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा। सेकेंड नंबर पे आता है नंबर अलाउंसेस का, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं। अलाउंसेस मतलब होता है भत्ते, दैट मीन्स एडिशनल पेमेंट जो कंपनी एम्प्लॉयज़ को करती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कुछ अनयूजुअल कंडीशंस में रह करके काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, फिर क्या है? थर्ड नंबर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। जस्ट लाइक कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक मैं बार बार बोलता हूँ, आने जाने के लिए कार, बातचीत करने के लिए मोबाइल, रहने के लिए घर। तो ये जाहिर सी बात है, इसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट कंपनी बियर करती है। तो कंपनी जो कॉस्ट बियर करती है वही तुम्हारे परक्यूजिट्स है ना। तो परचेज की वैल्यू है वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होती है। नेक्स्ट, आगे क्या है, कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%। आपको मैंने बता रखा था हमारे पीएफ फंड में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। हम तो करते ही करते हैं, हमारी सैलरी से तो 12% कटता ही करता है। फिर एम्प्लॉयर भी अपने जेब से 12% कंट्रीब्यूट करता है ना। वो 12% तक जो कंट्रीब्यूट करता है वो तो मेरी सैलरी में नहीं पार्ट ऐड होगा। लेकिन अगर वो 12% से ज़्यादा एक्सेस ऑफ 12% अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो फिर हमारी सैलरी में ऐड होगा, फिर वो हमारे लिए कंपटीशन है, मतलब कंपटीशन का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो भी हमारा पीएफ जमा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उस पर इंटरेस्ट बनता है ना। इंटरेस्ट 9.5% तक बनेगा तो सैलरी में नहीं ऐड होगी, लेकिन 9.5% ज़्यादा ऐड अगर बनता है इंटरेस्ट तो फिर हमारी सैलरी में ऐड होगी। हालांकि ये इंटरेस्ट रेट खुद गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है हर साल फाइनेंस बिल में। ओके। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस सैलरी। नाउ वी हैव टू, ये जायज़ मतलब पांचों जब टोटल कर लोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल आएगी कि आपको कितनी टोटल सैलरी मिल रही है। अब इसमें से लेस कर दोगे डिडक्शंस। ओके, डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 में बेसिकली 3 डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 की क्लॉज आई ए के तहत, जो 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन है
1819 में इट वाज 40,000 बट नाउ इट इज 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ओके फिर नेक्स्ट होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जो 16 की क्लॉज 2 के तहत मिलता है। इट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जाहिर सी बात है हर स्टेट में नहीं लगता, जितने भी स्टेट्स में लगता है। अगर आपकी सैलरी में से पी टैक्स के नाम से कुछ भी टैक्स कटा हुआ है तो उसका भी डिडक्शन आपको आपकी ग्रॉस सैलरी में से मिल जाएगा। अब जो बचेगा, यानी कि इन सभी के ऐड में से ग्रॉस सैलरी में से इन तीनों को हटाने के बाद जो बचता है उसी को हम लोग टैक्सेबल सैलरी कह सकते हैं, या फिर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ओके, जिस पे टैक्स लगेगा। नाउ बेसिक सैलरी सब लोग को क्लियर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। दिस इज द बेसिक पे रिसीव। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट को पहले सीखना होगा, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट, फिर फिफ्थ पॉइंट। जब पांचों पॉइंट्स पढ़ लेंगे देन हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लायक हो जाएंगे। देन फिर हमें इन तीनों अलग अलग पॉइंट्स को ढंग से समझना होगा। देन हम लोग टैक्सेबल सैलरी निकालना भी सीख जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बेसिक सैलरी। ओके, व्हाट इज बेसिक सैलरी? दिस इज द बेसिक पे। ये वो बेसिक पे होता है जो एम्प्लॉय को रिसीव होता है, जिसके ऊपर बाकी सारे इमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट होते हैं। बाकी सभी इमोल्यूमेंट्स का मतलब जैसे लाइक डी है, मान लो 20% है, 40% है, HRA है 10%, तो वो जाहिर सा बेसिक पे के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट होता है क्या, पे स्केल। अब ये जब सैलरी की बात आती है तो सैलरी में एक पॉइंट आता है पे स्केल। पे स्केल क्या होता है, तो पे स्केल को भी समझना होगा आपको। तो अगर पे स्केल को अगर आप समझें तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इट इज सिस्टम वेयर इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन। जहाँ पे इंक्रीमेंट स्केल जो होता है पहले से पता होता है कि कैसे कैसे इंक्रीमेंट होगा। तो कोई भी आपसे पे स्केल पूछे व्हाट इज पे स्केल, तो सिंपल सा एक सिस्टम है जिसके जरिए हमें इंक्रीमेंट स्केल क्या होता है पहले से पता होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक सैलरी इज गिवन 10,000 डैश 1,000 डैश 15,000 डैश 2,000 डैश 25,000। इसका मतलब होता है कि बेसिक सैलरी इनकी 10,000 है, 1,000 रुपये के हिसाब से हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। और इंक्रीमेंट करते करते जिस साल जब इनका 15,000 हो जाएगा उसके बाद से इनका इंक्रीमेंट 2,000 रुपीज़ के हिसाब से हर साल होगा। देन 25,000 रुपये तक आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद का फिर आगे फिर डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल तो यहीं तक, इतना स्केल आपको पता रहता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से पे स्केल का भी मतलब आपको समझ में आ गया है। अब पे स्केल के बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है हमारा डियरनेस अलाउंस। नाउ व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। हालांकि अलाउंसेज हम पहले, एक छोटा सा अलाउंस है जो हम पहले पढ़ रहे हैं। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, तो इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू द एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट। सबको पता है इन्फ्लेशन है, महंगाई दर बढ़ती रहती है, तो उस महंगाई दर से लड़ने के लिए बेसिकली ये डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ऑफ लिविंग। इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल एंड ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अब अगर कंपनी सपोज करो फीस देती है, मान लो मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है मेरा GST रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं और न करा के हम आप ही से करा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मैं सबसे फ़ीस लेता हूँ, तो मेरे को फ़ीस चाहिए इतना। तो अगर मैं अपने कंपनी से मैं फ़ीस भी चार्ज करता हूँ ना, चूँकि मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, तो अगर वो फ़ीस भी चार्ज करूँगा ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी। वो भी सैलरी का ही पार्ट होगा उस काम के बदले में। नेक्स्ट कमीशन। अगर सपोज करो कंपनी कहती है मेरे को कि आप सेल कर दोगे तो आपको भी सेल्स पे एक सर्टेन परसेंट कमीशन देंगे, 2% 3%, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी, बिकॉज वो किससे मिल रही है, अगेन एम्प्लॉयर से मिल रही है। नाउ बोनस की बात करते हैं। बोनस इट इज कॉन्ट्रेक्चुअली और वॉलेंट्री। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, वॉलेंट्री भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में ये फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। बोनस का मतलब सबको समझ में आता है। नॉर्मली बोनस शब्द किस लिए यूज़ किया जाता है? बोनस शब्द फॉर एग्जांपल कंपनी को जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट अच्छी प्रॉफिट होती है, तो उस प्रॉफिट में वो शेयर करता है अपने एम्प्लॉय के साथ। तो जिस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करता है ना, दिस पार्ट इज नोन एज बोनस, ठीक है। बाकी एक बोनस एक्ट भी बनाया हुआ है जो फैक्ट्रीज के लिए खासकर है। उसमें क्या है कि हर एक फैक्ट मतलब अपने मजदूरों को एक सर्टेन बोनस देना ही देना होता है, वो कंपलसरी हो जाता है। तो वो जो बोनस होता है वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया एक कैन से, और वो बोनस भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी का ही पार्ट होता है। नॉर्मली बोनस तो प्रॉफिट के ही पार्ट हम लोग समझते हैं, बट जब अगर बोनस एक्ट लागू होता है तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको आपको बोनस देना ही देना है। वो बोनस एक्ट के तहत होता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है।
अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट। नो व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? अगर हम लोग ये कंपटीशन देखें, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था? हमारा सेकेंड पॉइंट था अलाउंसेस। अब हम लोग अलाउंसेस की तरफ जाने वाले हैं। अब अलाउंसेस को जरा समझते हैं हम लोग। ओके, व्हेन यू सी द अलाउंसेस, बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्या भैया जूम नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है, बस हो जा, रुक जाओ बाबा, यहाँ से करते हैं। अब सही है, ठीक है। तो देखो अलाउंसेस की बात कर रहे हैं। अलाउंसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले समझो। व्हाट इज अलाउंसेस? क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज अलाउंसेस तो आपको बताना पड़ेगा। इट इज एक्स्ट्रा कंपनसेशन। देखो क्या लिखा है, एक्स्ट्रा कंपनसेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन देता है एम्प्लॉयर फॉर मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो सके। चलिए, तो अब इसको जरा समझते हैं। आप लोग मेरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज अलाउंसेस, तो सिंपल से कह सकते हो एडिशनल पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। ओके, भाई एडिशनल पेमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। क्यों देता है? फॉर वर्क इन एन अनयूजुअल कंडीशन, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो एक अनयूजुअल कंडीशन में रह के काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा अगर गोरखपुर में, तुमको मैंने भेज दिया दिल्ली कि जाओ दिल्ली जाओ के काम करो। ओके, जब तुम्हारा दिल्ली में ट्रांसफर करूंगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खर्चे अलग होंगे, गोरखपुर के खर्चे अलग हैं। तो वहाँ के खर्चों को मीट आउट करने के लिए भी मैं तुम्हें कुछ पेमेंट करूंगा। प्लस वहाँ पे तुम्हारा घर नहीं है तो वहाँ पे एचआरए दूंगा, हाउस रेंट अलाउंस रहने के लिए, और इस तरह के कुछ कंपनसेशन में दूंगा, जो भी अलाउंसेस दूंगा, एडिशनल पेमेंट्स कर रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड अलाउंसेस। ओके, सो अलाउंसेस का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज हाउस रेंट अलाउंस, व्हाट इज एचआरए, इसको जरा समझते हैं। एचआरए की अगर हम लोग बात करें, हाउस रेंट अलाउंस की बात करें, सबसे पहला टॉपिक हम लोग को एचआरए पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एचआरए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एचआरए एक ऐसा टॉपिक है ना जो सबको समझ में आता है। हाउस रेंट अलाउंस। अब ये हाउस रेंट अलाउंस है क्या? समटाइम द एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू हिज एम्प्लॉय, okay, sometimes the employer provides to his employees an allowance to meet his house rent expenses. हाउस रेंट एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे रहा है। दिस एचआरए एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लास्ट ऑफ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, या लिस्ट होना चाहिए, लास्ट लिख दिया। खैर, तो इसके लिए एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन एग्जेम्पशन के लिए फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। एचआरए का मतलब सबको समझ में आ गया। जैसे तुम्हारा तुम्हारा घर है, सपोज करो लखनऊ, तुमको गोरखपुर में रह के काम करना पड़ रहा है ना। फिर कंपनी तुमसे कहता है ठीक है चलो किराए का मकान तुम कहीं ले लो, किराए के लिए हम कुछ पैसे तुम्हें दे रहे हैं, किराए के बर्डन के लिए, तो किराए को मीट आउट करने के लिए कुछ पैसे तुम्हें दिए जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। देखो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम्हें रहने के लिए मकान दे दे, या तो तुम्हें पैसे दे दे, दोनों में से कोई एक। तो अगर वो तुम्हें मकान दे रहा है रहने के लिए, तो तुम समझिए वो तो परक्यूजिट हो गया, फिर वो अलाउंसेस कहाँ रह गया, वो अलाउंसेस में नहीं आएगा, वो परक्यूजिट में चला जाएगा। लेकिन अगर कंपनी फैसिलिटी नहीं दे रही है बल्कि आपको पैसे दे रही है कि ठीक है ये पैसे ले लो 5,000 रुपये हर महीना, और तुम कहीं रेंट, कहीं अच्छा मकान लेकर के तुम रहो, है ना, तो उस केस में उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम अलाउंस कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर आप लोग कर लीजिएगा। देखो या तो कंपनी तुमको एचआरए देने वाली है, या तो कंपनी तुम्हें परक्यूजिट देने वाली है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली तो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, गॉट इट? मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको क्लियर हो ही गया आप लोगों को ना। अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं कि सपोज अब एचआरए जो मिलेगा इसका एग्जाम्पशन कैसे होगा। तो इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्ड एचआरए। भाई जाहिर बात है एग्जाम्ड एचआरए किस केस में होगा, तो ये पॉइंट तुमको एकदम क्लियर रखना होगा कि व्हेन यू स्पेंड एनी अमाउंट ऑन रेंट। कहने का मतलब क्या है, स्पेंड होना चाहिए। ओके, तुम अगर कोई भी अमाउंट
रेंट पे तुम खर्च कर रहे हो, तुमको एचआरए कंपनी देती है और तुम रेंट पे कुछ खर्च कर रहे हो। व्हेन यू स्पेंड अमाउंट ऑन रेंट, जब तुम अमाउंट जो भी अमाउंट है उसको तुम खर्च कर रहे हो रेंट पे, तब तो तुम्हें एग्जाम्प्ट एचआरए का केस बनेगा, तब तो तुम्हें एचआरए में एग्जाम्पशन मिलेगा। किस केस में एचआरए एग्जाम्प्ट नहीं होता, मतलब एचआरए तुम्हारा फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसी का अपोजिट कर लो। व्हेन यू नन अमाउंट पेड ऑन रेंट, जब तुम कोई अमाउंट रेंट पे पेड नहीं कर रहे हो, रेंट पे 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे हो और कंपनी तुमको एचआरए दे रही है, तो सर वो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें 1 रुपये का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं माइनस होगा, जितना मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में सवाल उठता है सर ऐसा केस कब होता है, फुल्ली टैक्सेबल एचआरए कब होगा? देखो फुल्ली टैक्सेबल एचआरए कब होगा, जब तुमको कंपनी एचआरए दे रही है और उस सिटी में तुम काम कर रहे हो जिस सिटी में तुम्हारा खुद का मकान है, जैसे तुम गोरखपुर में जॉब भी करते हो और गोरखपुर में तुम्हारा खुद का मकान है और कंपनी तुमको एचआरए दे रही है। अगर गोरखपुर में तुम्हारा खुद का मकान है, ओके, और गोरखपुर में तुमको पे कंपनी पे कर रही है और कंपनी का रूल है सबको एचआरए देती है, तुमको भी एचआरए दे रही है, तो उस केस में तुमको क्या रेंट पे 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा? नहीं ना। तो उस केस में पूरा का पूरा एचआरए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, है ना। यानी कि जब तुम्हारा खुद का हाउस हो तो फुल्ली टैक्सेबल के क्या है, 2 पॉइंट है। पहला, व्हेन यू स्पेंड नथिंग ऑन रेंट, सीधा सीधा पॉइंट तो यही है। दूसरा नंबर, यानी कि तुमने रेंट पे कोई खर्चा नहीं किया। कैसे, कब नहीं खर्चा करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने अंकल के घर रह रहे हो, तुम्हारा सपोज करो ट्रांसफर सच में हो गया है, गोरखपुर में तुम्हारा मकान है लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर लखनऊ हो गया, लखनऊ में तुम्हारे चाचा जी रहते हैं या मामा जी रहते हैं, तुम वहाँ पे रह रहे हो, तो अपने अंकल के यहाँ रह रहे हो, तुम रेंट पे 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा एचआरए मतलब पूरा का पूरा जो मिला वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि कोई बताता नहीं है कि मैं अंकल के यहाँ रह रहा हूँ, मैं चाचा के यहाँ रह रहा हूँ, वो फर्जी रसीद दिखा देते हैं कि भैया हाँ ये रेंट हम पे कर रहे हैं, है ना। इतने ईमानदार ऐसी नहीं है। दूसरा नंबर, व्हेन यू ओन अ हाउस इन द सिटी वेयर यू वर्क, है ना, जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, है ना, जो वर्किंग प्लेस यू कैन से, जहाँ तुम्हारा वर्किंग प्लेस है ना, यू ओन अ हाउस इन द सिटी वेयर यू वर्क। समझ गए सब लोग? यानी कि जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, जहाँ तुम्हारा वर्किंग प्लेस है, वहीं पे तुम्हारा खुद का मकान है। तो जब खुद का मकान है तो तुम एचआरए पे 1 रुपया खर्च तो करोगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा हुमायूंपुर में घर है, तुम गोलघर में जॉब कर रहे हो, कहोगे कि गोलघर में से किराए का मकान लेके रह रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट क्लियर रखना। अब कई लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन भी गूंज रहा होगा या पूछ सोच रहे होंगे कि सर कैसे पता चला कंपनी का कि मेरा मकान यहाँ पे है? तो प्लीज़ अब इतना बड़ी बात तो मेरे से मत ही करना कि ये नहीं पता चलेगा कि मकान तुम्हारा यहीं है कि नहीं है ना, क्योंकि तुम रेजिडेंशियल एड्रेस अब डालते ही हो, है ना। और जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आईटीआर फाइल कर रहे हो, तब भी तुम बताते हो, तो हर जगह तो तुम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखते हो और तुम्हारे नाम पे तुम्हारे मकान है या प्रॉपर्टी होती है, आपको पता पड़ता है। कोई भी प्रॉपर्टी जब तुम खरीदते हो, इवन एक फ्लैट भी खरीदते हो, तो उसकी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हैव इन, मतलब सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। तो ये मजाक तो मत ही करना कि सर कैसे पता चलेगा। ठीक, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना आकाश? यस सर। ठीक है, अब फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल है चाहे। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए। अफसाना माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर दो। नेक्स्ट, व्हेन यू स्पेंड नथिंग, ये तो हो गया, समझ गया। फुल्ली टैक्सेबल एचआरए कब होगा? तो अब सवाल उठता है हाउ टू, मान लीजिए अब मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को एचआरए मिल रहा है और मैं रेंट पे खर्च कर रहा हूँ, है ना।
मान लीजिए मेरे को कंपनी देती है 5,000 रुपये, है ना, 5,000 रुपये मेरे को हर महीना देती है HRA के रूप में, और मैं रेंट पे खर्च कर रहा हूँ, मैं 6,000 रुपये रेंट पे खर्च कर रहा हूँ। 6,000 रुपये का कोई मैंने रूम ले रखा है गोरखपुर में और मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो सोचिए 5,000 मेरे को HRA मिल रहा है और मेरे को 6,000 रुपये रेंट पे खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे तो बहुत ही सिंपल हो गया कि सर पूरा का पूरा HRA क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि मैं 5,000 मिल रहा है, 6,000 खर्च, ऐसे नियम के अनुसार तो मेरा पूरा खर्च पूरा एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा पैसा खर्च कर दिया, बट ऐसे नहीं मिलता एग्जाम्पशन। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वी हैव टू फॉलो दैट फॉर्मूला। या फिर कंपनी मुझे 5,000 रुपये दे रही है, मैं 4,000 रुपये रेंट पे खर्च कर रहा हूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि 4,000 एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, 1,000 रुपये टैक्सेबल हो जाना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। अगेन वी शुड टू फॉलो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले को फॉलो करना होगा, उसके अनुसार जो भी अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो वही हम लोग समझने वाले हैं, हाउ टू कंप्यूट एग्जाम्प्ट HRA। तो एग्जाम्प्ट HRA कैसे निकलता है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होती है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है सिंपल सा, यहाँ पे लिखना है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। ओके, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, इन सब में से जो कम होगा ना वो एग्जाम्प्ट होगा। सबसे पहला 50% और 40% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी। अब ये 50% और 40% ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का तुम 50% कर लो या 40% कर लो, सवाल उठता है 50% किस केस में करेंगे, 40% किस केस में करेंगे। इफ़ यू आर इन द मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी यू नो, मेट्रो सिटी का मतलब सिंपल सा, भारत में 4 ही मेट्रो सिटी है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। इसके अलावा किसी और को कैलकुलेट मत करना। ये नहीं कि सर दिल्ली मेट्रो सिटी है, सर मेट्रो सिटी उसको कहते हैं जहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है, ये सब डेफिनेशन प्लीज मत देना फालतू की। तो मेट्रो सिटी का मतलब ये नहीं होता जो जहाँ पे मेट्रो चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और लखनऊ में मेट्रो चला तो लखनऊ भी मेट्रो सिटी हो गया, ना ना ना। भारत में यहाँ पे जो अनुसार है, जो यहाँ पे मेट्रो सिटी का मतलब क्या है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, है ना। तो ये 4 सिटी में अगर तुम किराया अगर दे रहे हो तो वहाँ पे अपनी सैलरी का 50% करना। इन चारों सिटी के अलावा कहीं भी तुम अगर रह रहे हो तो अपनी सैलरी का 40% करना, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एक्चुअल HRA रिसीव। तुम देखो तुमको कितना HRA मिल रहा है। ओके, एक्चुअल HRA तुमको कितना मिला है। नाउ थर्ड नंबर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये फॉर्मूला, ये 3 पॉइंट आपको करना पड़ेगा। ओके, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, जो इन तीनों में से कम होगा वही एग्जाम्प्ट HRA होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट HRA। तो आपने सैलरी का 50% या 40% कर लिया, एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है आपने वो देखा, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी किया, इन तीनों एमोल्यूमेंट में से जो तीनों अमाउंट में से कम आएगा फाइनली वही एग्जाम्प्ट HRA होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सर फॉर्मूला देखने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, फॉर्मूला भी समझ में आ गया सर, बहुत सिंपल है सर, सैलरी का 50% करना है, फिर ये देखना है कितना एक्चुअल HRA मिल रहा है, फिर ये देखना है कि जितना भी हम रेंट दे रहे हैं यानी हम अपने मकान मालिक को, उसमें से अपनी सैलरी का 10% माइनस करना है, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करके भी देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन उससे पहले ये समझ लो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं ना, सैलरी, ये जो सैलरी जो बोल रहा है ना, ये सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सैलरी का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग को समझना होगा, ठीक। सैलरी, अब तो इसीलिए मैं इसको रेड पॉइंट से मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना। तो इसीलिए मैं नोट्स इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ये नोट्स क्या है, मैं इम्पोर्टेंट नोट क्या बता रहा हूँ, ये है कि हियर मतलब इन HRA, चलो मैं लिख देता हूँ इन HRA
है ना। सैलरी मीन्स, सैलरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो तुम्हें क्या करना है, सैलरी का 40 या 50%, सैलरी का 10%। तो आखिर में किस सैलरी का, सैलरी का मतलब क्या, टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या है। तो इन एचआर सैलरी मीन्स, सारी सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी, ओके, प्लस डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। डीए कब शामिल करना, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, बेनिफिट। यानी कि देखो इन एचआरए सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए किस केस में शामिल करोगे, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर ये किसका पार्ट है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो सवाल उठता है सर ये डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ। रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट का मतलब हो गया, जैसे कि जो भी रिटायरमेंट होगी, जब रिटायरमेंट के बाद क्या डीए शामिल रहेगा। तो बिल्कुल मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जब रिटायरमेंट होता है तो डीए भी शामिल रहता है, तभी तो आखिर में पेंशन बढ़ता है। बेसिक सैलरी तो 10 साल में एक बार रिवाइज होती है, लेकिन हाँ डीए हमेशा बढ़ता रहता है। और जिसका पेंशन होता है उसका पेंशन में भी डीए बन रहा होता है। तो यानी कि एचआरए सैलरी, सैलरी में एचआरए मतलब सॉरी एचआरए में सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए तभी शामिल करना इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है ये। और अगर नहीं मेंशन है तो मान लेंगे कि डीए इज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और कई बार बुक में साफ साफ दे रखा रहता है कि डीए इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर नहीं दिखा है ना, साफ साफ बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया है कि नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो भैया डीए को शामिल मत करना। एंड लास्ट होता है क्या, फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स। ये 4 पॉइंट, ये 3 चीज़ें हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया, अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है। इन एचआरए सैलरी का मतलब है 3 चीज़ें। पहला बेसिक सैलरी, दूसरा डीए, डीए किस केस में ऐड करोगे, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और लास्ट क्या है, फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स। तो ये 3 चीज़ें तुम ऐड करो, अब जो सैलरी आएगी उसका तुम ये 40 या 50% करना, उसका ये 10% करना। तो मैं मान के चलूँ कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं, अगर डायरी में नोट कर रहे हो नोट कर रहे हो, नहीं नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जाम एचआरए का जो कंपटीशन मैंने समझाया है, इसको आपको ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट लेके मेरे को बताओ। ओके पूजा, हो गया। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लगाएंगे, इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लगाने वाले। अब वो एग्जाम्पल क्या है, अब ये क्या करते हैं, अब ये देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, आप समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पापा। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से अगर मेरे साइड से कोई अगर डिस्टर्बेंस आवाज आएगी तो तुरंत मेरे को बताइएगा आप लोग, ठीक है। कोई आवाज आ रही है क्या, हाँ पूजा, यस सर। कोई डिस्टर्बेंस आवाज नहीं आ रही है मेरी साइड से। नो तो सर। आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है, कोई वॉइस टीवी की आवाज नहीं है। टीवी की आवाज है ना। पापा, पापा जी आवाज आ रही है।
चलिए ठीक है, तो बात जरा समझते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली फादर अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहे हैं, चलाने लगे, तुझे समझ गए क्लास चल रही है तुम्हें। खैर वापस चलिए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे है क्या, अब हम लोग को एक एग्जांपल देखना था, तो एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? पूजा? यस सर। चलो ठीक है आकाश, एग्जांपल ये है कि, चलिए मिस्टर आकाश का एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर आकाश इज वर्किंग इन अ ABC company and his salary details are as follow. ओके, तो ये सैलरी डिटेल जो देखिएगा ध्यान से, बेसिक सैलरी उनकी है। बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, फिर इसके बाद उनको DA मिलता है। ठीक है, DA कितना है? ओके, DA इनका सपोज करो है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। नेक्स्ट DA के बाद फिर क्या उनको HRA मिलता है। HRA कितना मिलता है? सपोज करो 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक, तो ये तो हो गया सबका क्या अमाउंट, क्या क्या मिल रहा है इनको। फिर इसके बाद सपोज करिए he paid rent, okay, in गोरखपुर सिटी गोरखपुर सिटी में कितना रेंट देना है? ये सपोज करो 6,000 रुपीज़ पर मंथ, है ना। तो गोरखपुर सिटी में ये जो रेंट का जो मकान इन्होंने ले रखा है वो रेंट कितना दे रहे हैं? ओके, तो मिस्टर आकाश इज वर्किंग ABC कंपनी और गोरखपुर में यानी कि काम कर रहे होंगे, और गोरखपुर में रेंट कितना देते हैं? 6,000 रुपये पर मंथ। बेसिक सैलरी 20,000, DA है 10,000, HR है 5,000 पर मंथ। अब क्या करना है? नाउ कैलकुलेट exempt HRA एंड टैक्सेबल सैलरी। दो बातें बतानी है आपको, एग्जाम्प्ट HRA कितना है और टैक्सेबल सैलरी कितनी है टोटल। तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सब लोग को। क्यों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं। अब सुनिए सब लोग, इसको अभी हम लोग ना नेक्स्ट मीटिंग में अभी कॉल सॉल्व करने वाले हैं, कि अभी ये ख़त्म होने वाला है 1 मिनट में। ठीक, तो मैं अभी डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिए। ओके सर।